हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम बीए पार्ट प्रथम के फिजिकल ज्योग्राफी प्रश्न पत्र की बात करेंगे। इसके अंतर्गत हिमानी से बनी निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों की डियर स्टूडेंट बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने उसकी अपवर्तनात्मक स्थलाकृतियों की बात की। इस वीडियो में मैं निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों की बात करूँगा। मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बीएसआर, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज, अलवर। निक्षेपणात्मक जो स्थलाकृतियाँ डियर स्टूडेंट हिमानी के परिवहन कार्य पे डिपेंड करती हैं डियर स्टूडेंट। मुख्य रूप से हम देखें तो जब तापमान बढ़ने से हिमानी की बर्फ़ पिघलने लगती है तो हिमानी का वहीं पर अंतिम भाग प्रारंभ हो जाता है। हिमानी का जमाव कार्य नदी से पूरी तरह से अलग है डियर स्टूडेंट। हिमानी का निक्षेपण कार्य वास्तव में बर्फ पानी की सम्मिलित क्रिया हिमानी के नीचे कहीं कहीं नसों की भांति बहने वाले बर्फीले पानी के प्रभाव से पूरा हो पाता है। हिमानी के जमावों से मुख्यतः निम्नलिखित जो स्थलाकृतियाँ हैं उनका निर्माण होता है। इस चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। हिमोड या मोरेन के बारे में बात करें और इसके विभिन्न भागों के डियर स्टूडेंट हम बात करें तो मोरेन एक मुख्य स्थलाकृति है, निक्षेपणात्मक है। उसके अंतर्गत हिमानी के जमाव से बनने वाली आकृतियों में हिमोड सबसे महत्वपूर्ण है। हिमानी के पीछे हटने पर हिमोड दिखाई देते हैं। हिमोडों को उनकी स्थिति के अनुसार विभिन्न नामों से डियर स्टूडेंट पुकारा जाता है। पार्श्ववर्ती हिमोड हिमानी घाटी के दोनों किनारों के निकट पार्श्ववर्ती हिमोड मिलते हैं। इनमें बिना किसी छांट के विशाल चट्टानी टुकड़े, कंकड़, बालू आदि सभी प्राय एक साथ पाए जाते हैं। प्राय ये हिमोड एक सीधी रेखा के रूप में फैले होते हैं। इनके ढाल खड़े होते हैं जो कि प्राय 100 मीटर तक डियर स्टूडेंट ऊंचे होते हैं। दूसरा है मध्यवर्ती हिमोड। जब दो हिमानियाँ आपस में मिलती हैं तो दोनों के भीतर की ओर के पार्श्व हिमोड आपस में मिलकर हिमानी के बीच में मध्यस्थ हिमोड की रचना करते हैं। ऐसे जमाव बड़े हिमानी क्षेत्रों में डियर स्टूडेंट पाए जाते हैं। अंतिम हिमोड जब घाटी हिमानी नीचे उतरती है तो वहाँ तापमान अधिक होने से बर्फ़ पिघलने लगती है। ऐसी स्थिति में वहाँ अर्धचंद्राकार या जीभ के आकार में हिमोड जमा होते जाते हैं। यहाँ पर बर्फ़ एवं पानी दोनों ही क्रियाएं होती रहती हैं। यह हिमोड प्राय प्राकृतिक बांध जैसे दिखाई देते हैं तथा हिमोडों की प्रतिसारी हिमोड भी कहते हैं। और अंतिम है तलस्थ हिमोड। जो हिमोड बर्फ़ में फंसकर हिमानी की तली में बहते रहते हैं वह हिमानी के पिघलने के पश्चात घाटी के पैंदे में चारों ओर ढेर की भांति जमा हो जाते हैं। ऐसे हिमोड पूर्व के पार्श्विक मध्य हिमोडों के साथ मिल जाते हैं। बाद में नदी की बहाव की क्रिया से इनका स्वरूप बदलता जाता है और यह कहीं कहीं ही बिखरे रूप में डियर स्टूडेंट पाए जाते हैं। ड्रमलिन अंतिम हिमोड से पूर्व बर्फ के साथ लाए गए कंकड़ पत्थर बर्फीले पानी की हिलोरों एवं स्थानिक बहाव से रोड़ों के ढेर के रूप में एकत्रित होते जाते हैं। यह दूर से अंडे या उल्टी नाव जैसे दिखाई देते हैं। इनका एक ओर का आगे का ढाल तेज और पीछे का ढाल धीमा होता है। इनका आकार और विस्तार एक सा नहीं होता। यह एक साथ प्राय सैकड़ों की संख्या में सैकड़ों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले रहते हैं और इन प्रदेशों का सामान्य धरातल दलदली होता है। इसी कारण ऐसे क्षेत्रों को अंडों की टोकरी का धरातल भी डियर स्टूडेंट कहा जाता है। सुदूर फैले या विस्थापित शिलाखंड। कभी कभी महाद्वीपीय हिमानी या बड़ी घाटी हिमानी अपने साथ विशाल शिलाखंड मैदानी भागों तक
बर्फ़ के साथ खींचकर ले आती है। ऐसे विशाल खंड मध्य व उत्तरी यूरोप एवं महान झीलों के उत्तरी भागों में फैले पाए जाते हैं। चूँकि यह अपने जन्म स्थान से सैकड़ों किलोमीटर दूर तक बहाए जाते हैं, अतः इन्हें विस्थापित शिलाखंड भी कहते हैं। ये शिलाखंड आसपास की चट्टानों से डियर स्टूडेंट भिन्न होते हैं। एस्कर या मिट्टी के मार्ग हिमानी की तली में बर्फीली जल के साथ बारीक अवसाद भी धीरे धीरे बहते जमते जाते हैं। हिमानी के समाप्त होने के साथ साथ वहाँ पर उठे हुए मिट्टी के मार्ग की भांति अवसाद जमा होते जाते हैं। इनका मार्ग प्राय लहरदार होता है। इनकी ऊंचाई धरातल से 30 से 100 मीटर तक एवं लंबाई 15 से 25 किलोमीटर के आसपास रहती है। अतः यह दलदली प्रदेशों में व्यवस्थित या सुचारू मार्ग के लिए विशेष उपयोगी होती है। इसको ये जो चित्र दिखाया गया इसमें एस्कर की स्थलाकृति दिखाई गई है डियर स्टूडेंट। केम यह एस्कर के मुँह पर बना एक प्रकार का विशेष टीले जैसा जमाव होता है। इसकी स्थिति अंतिम हिमोड के क्षेत्रों में होती है, किंतु ये अंतिम हिमोड से भिन्न होते हैं। जहाँ मोरेन में सूक्ष्म व बड़े पदार्थ मिलते रहते हैं, वहीं केम का निर्माण मुख्यतः सूक्ष्म रेत से होता है। ऐसे केम जब स्वतंत्र या अलग पाए जाते हैं तो उन्हें एकाकी केम भी डियर स्टूडेंट कहा जाता है। केतली नुमा जमाव अंतिम हिमोड क्षेत्रों में जमे हिमोड व अन्य विशेष जमावों के बीच प्राकृतिक रूप में छोटे छोटे गड्ढे प्राय शंकु की तरह के होते हैं। इनमें बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े होते हैं जो कि दिन में गर्मी पाकर या हिमानी के पीछे हटने पर पानी के गड्ढों के रूप में बह जाते हैं। इन्हें ही केटली नुमा जमाव या गड्ढे डियर स्टूडेंट कहा जाता है। कई बार जब ऐसे गड्ढे बड़े होते हैं तो उनमें अवसाद व मोरेन जमा होता है। ऐसे विशेष जमाव को हमक कहते हैं। अंतिम धोत मैदान आउटवाश प्लेन डियर स्टूडेंट, जहाँ अंतिम हिमोड के पश्चात पानी की धाराएं बहना प्रारंभ करती हैं, वहाँ से धीरे धीरे सभी प्रकार के हिमोड बहते जल में आकार के अनुसार व्यवस्थित रूप में जमा होने लगते हैं डियर स्टूडेंट। अतः वहाँ समतल प्राय छोटे छोटे मैदानी क्षेत्र बनते हैं। इसी कारण इन्हें हिमानी के अवक्षेप मैदान कहते हैं। इनका ढाल धीमा होता है एवं ढालू चबूतरे जैसी आकृति हिमानी की अंतिम सीमा से बाहर की ओर बनती है। यहाँ मृत्तिका, बालू और बजरी हिमानी से बहने वाली धाराओं द्वारा निरंतर निक्षेपित की जाती रहती हैं। तो निश्चित रूप से डियर स्टूडेंट आपको ये इसकी जो निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ हिमानी की वो समझ में आई होंगी। मुख्य रूप से तो डियर स्टूडेंट मोरेन या हिमोड है, उसके भी भाग हैं। पार्श्ववर्ती हिमोड है, मध्यवर्ती हिमोड है, अंतिम हिमोड है, तलस्थ हिमोड है। उसके बाद में जो दूसरी स्थलाकृति वो ड्रमलिन है। उसके बाद में जो और स्थलाकृति उसमें एस्कर है, केम है, हमंक है, केतली नुमा जमाव है और आउटवाश प्लेन है। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट।